हेलो। 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 वेलकम सर, विंध्याचल सर। जी मैडम, आवाज आ रहा है? प्रणाम। जी 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 सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक आवाज आ रही है सर। एक मिनट, प्रिंसिपल साहब को सर बोलते हैं, है ना? प्रिंसिपल साहब को कहते हैं। है। बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं सर। अगर सर चाहे तो शुरू कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब भी थोड़ा बिजी हैं। जी, जी सर, जैसा कहिए आप। शुरू करें सर? आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आपका आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अभी बहुत कम अटेंडेंस है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों के पास भी हम फोन कर चुके हैं। तो हमारे भी विंध्याचल सर आ चुके हैं और आज का लेक्चर का टॉपिक सर का बहुत ही समझिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि रोल ऑफ यूथ, ये जो हमारा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, यंग जनरेशन का, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो हम जो शहरी क्षेत्र की बातें करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र को हम अनदेखा करते हैं, तो इस संदर्भ में हमारा जो विषय है वो सर उस पर अपनी राय रखेंगे कि कहाँ पर हम भूल कर रहे हैं और उसके महत्व को हम किस तरह से स्वीकार करें, जो कि भारत के जो भारत का जो आर्थिक परिदृश्य है, जो मूलतः निर्भर करता है यंग जनरेशन पर, जो प्रोडक्टिव जनरेशन है हमारा, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो किस तरह से और हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी कमियां क्या हैं, और इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हमारे सर करेंगे, डॉक्टर विंध्याचल शाह सर, जो कि बीआरबी कॉलेज में इकोनॉमिक के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर मोस्ट वेलकम। और सर हम लेक्चर की शुरुआत कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब बीच में ही बोले हैं कि ज्वाइन कर ले। मोस्ट वेलकम सर। जी, धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो हमको आदरणीय प्रिंसिपल साहब, जो आज के चेयरपर्सन भी हैं, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद सर, और हमारे आज के जो इस लेक्चर सीरीज के कन्वेनर हैं डॉक्टर आर्यन तिवारी सर, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको इस सीरीज के लिए आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमको टॉपिक
मिला हुआ है, सबसे पहले हम उसको स्क्रीन शेयर में लाते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो, यस सर, हो रहा है जी। हमको जो टॉपिक अलॉट हुआ है वो है आपका रूरल यूथ एम्पावरमेंट इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। हम लोग देखेंगे कि रूरल एरिया में जो यूथ है उसको कैसे एम्पावर करना जरूरी है और इसका हमारे इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले का संकट आया था, उसमें हमारे यहाँ 68.8% लगभग रूरल पॉपुलेशन था। यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। और जो ये थी अर्बन एरिया था उसमें 31.2% थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि लगभग 68% आबादी भी अभी भी हमारा गांव में रहती है। इसके अलावा जो यूथ का बारे में हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि यूथ युवा तो संयुक्त राष्ट्र या WHO है या यूनेस्को, ये लोग 15 से 24 ईयर्स एज ग्रुप को यूथ मानते हैं, जबकि ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वह 15 से 29 ईयर एज को यूथ मानता है। इसमें अगर हम डिफिनेशन में इसके जाएं तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 से 24 ईयर और मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो कंसाइडर्स किया गया है यूथ के लिए ग्रुप से, वो है 15 से 35 ईयर किया गया है। अब जो नेशनल यूथ पॉलिसी जो था 2003 में, उसमें पहले 13 से 35 ईयर को इंडिया में यूथ के लिए अडॉप्ट किया गया था, यूथ का एज माना गया था। फिर इसमें 14 में इसको मॉडिफाई करके 15 से 29 ईयर माना गया और अभी प्रेजेंट में 15 से 34 ईयर के यूथ को हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अब आवाज आ रहा है? हेलो जी सर, थोड़ा सा, हाँ जी सर, थोड़ा सा माइक के पास ला करके करिएगा ना। जी, तो अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग 15 से 34 ईयर से ग्रुप को हम लोग मानते हैं कि यह यूथ है इंडिया में। अब हम लोग जानते हैं कि इम्पावर्ड क्या होता है, सशक्तिकरण या सशक्त या मजबूत क्या होता है। अगर यूथ को या किसी भी वुमेन्स के भी बारे में पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात होती है, तो यहाँ पर यूथ एम्पावर्ड करना है। तो यूथ एम्पावर्ड से कंसेप्ट ये होता है कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकार के बारे में जानता है और वह उसका प्रयोग करना भी जानता है, तो वो अपने राइट्स को बारे में और उसको प्रयोग करने के तरीकों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वह आत्मनिर्भर होता है, वह सेल्फ डिपेंडेंट होता है। उसके बाद उसमें डिसीजन मेकिंग पावर होता है, मतलब निर्णय लेने की उसमें क्षमता होती है। वह अपने निर्णय से दूसरे को प्रभावित कर सकता है, वह स्वयं को प्रभावित नहीं होने देता है। इसके अलावा उसमें कंट्रोलिंग पावर भी होता है, वह हमेशा नियंत्रण करने के लिए तत्पर होता है। वह लैंगिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से रीच होता है, मतलब इस क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत होती है और यह इस फील्ड में वह हमेशा एक्टिव मूड में रहता है। इसके अलावा वह अपने जो भी एसेट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उसको वह हमेशा इंक्रीज करने का प्रयास करता है और अपने क्षमताओं को निरंतर वह अपडेट और इसको विस्तार करने का प्रयास करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया है वहाँ का जो यूथ है वो इम्पावर हो, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि यूथ जो इंडिया में है, 22 का रिपोर्ट है कि बिहार में 2021 ईयर में लगभग उसके जनसंख्या का यहाँ पर जो डेटा है वह हमारे उस स्टेट के या यूनिटरी के जो
पॉपुलेशन है वह इसके परसेंटेज को शो कर रहा है कि बिहार में लगभग 28.8% प्रेजेंट टाइम में यूथ हैं और पूरे इंडिया में हम देखते हैं कि 27.2% अभी यूथ हैं, जो 2031 में 24%, 24.1% और 2036 में जाकर यह 22.7% हो जाएगा। ये डेटा देखने से एक चीज स्पष्ट है कि हमारा यूथ का अभी जो प्रतिशत है वह आने वाले समय में अब गिरेगा। इसके कई कारण हैं, जैसे कि हम लोग अपना जो प्रजनन दर है वो भी हम लोग लगभग 2.1 जो आदर्श माना जाता है उसके करीब इंडिया पहुंच रहा है। जन्म दर जो है हमारा या जनसंख्या वृद्धि दर वो अब स्थिर होने की ओर बढ़ रहा है। इसका चलते है कि 2036 तक आते हमारा यूथ का जो ये प्रत्येक स्टेट में और देश में ये थोड़ा डाउन में जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में हमारे देश में यूथ सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन इज इन इंडिया। पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर अभी इसकी आबादी सबसे ज्यादा युवा है और ये जो युवा होते हैं वह कोई किसी भी चीज को ड्राइव करने के लिए वो सफल होते हैं। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए इस युवा को हम लोग माना जाता है कि ये बहुत ही डायनेमिक पोजीशन में होते हैं। अभी जो आबादी है उसमें 15 से 24 एज ग्रुप के अपने देश में लगभग 231 मिलियन यूथ हैं। इसमें से टोटल में से लगभग 98% यूथ जो है वो विश्वास करते हैं कि वह अपने जो इस दुनिया को बदल सकते हैं। इस एज ग्रुप के 98% युवा दुनिया को बदलने के लिए अपने विल पावर से, अपने वर्क से, अपने डिसीजन से वे लोग इसको चेंज करने का मतलब इसमें चेंजिंग करने में विश्वास करते हैं। इसके अलावा लगभग 50% जो लोग हैं वह सोशल नेटवर्क के माध्यम से अपने आप को ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब फिगर है कि यूथ जो इंडिया में करंट टाइम में है, जो हमारे देश में युवा हैं वो किस पोजीशन में है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो यूथ जो टाइप्स होता है, अब आता है कि यूथ एम्पावरमेंट लगभग कितने टाइप के इसमें हो सकते हैं। तो एक होता है कि यह इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई अपने आप को मजबूत कर रहा है तो इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। फिर जेंडर रूप से अगर मेल और फीमेल है या वुमेन है मेन है तो यह अगर दोनों अलग अलग मजबूत होते हैं। एजुकेशनल रूप से आप एम्पावर होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप मजबूत हैं, सारे लोग शिक्षित हैं, क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग सबको अच्छा मिला हुआ है। मोरल एम्पावरमेंट जो आज के डेट में सबसे जरूरी है कि आपका जो नैतिक हमारे समाज सोसाइटी या देश में जो पश्चिम से जो भी कल्चर आ रहा है जिसको हम लोग एडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिससे हमारे जो पहचान जो हमारे विरासत में जो हमको आदर्श मिले हुए हैं, अपने जो नैतिक मूल्य है उसमें जो ह्रास देखा जा रहा है, तो ये भी चिंता का विषय है। और यहाँ पर मोरल एम्पावरमेंट की आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे हमारे समाज में सोसाइटी में एक स्वस्थ परंपरा बना रहे और सभी एक दूसरे से प्रेम भाव से जुड़े रहें और एकता के साथ रहें। तो मोरल एम्पावरमेंट भी एक इसका टाइप्स है। स्किल एम्पावरमेंट, एजुकेशन तो जरूरी है लेकिन एजुकेशन के अलावा हमको किसी न किसी फील्ड में स्किलफुल होना पड़ेगा। बिना स्किल का आज का दुनिया टेक्नोलॉजी का है, आज का दुनिया डिजिटल है और हमको स्किल में आगे आना होगा। स्किल इंडिया का कंसेप्ट इसी पर आधारित है कि सबको स्किलफुल किया जाए, स्किल एम्पावर किया जाए। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात आती है। साइकोलॉजिकल एम्पावर उसमें होता है कि नैतिक रूप से हम कितने मजबूत हैं, हमारी इच्छा। सर आपका आवाज नहीं अच्छा से आ रहा है। हाँ हेलो हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही ठीक, बीच बीच में है। नेटवर्क सर आवाज आ रही।
जी। तो ये जो हमारा विल पावर जो है, हमारी इच्छा शक्ति या हमारा जो सोच है, एटीट्यूड है, इस पर भी हमारा कमांड होना चाहिए और इस फील्ड में भी हम मैच्योर होना चाहिए। कोई भी चीज हम अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, उसको हम अंधभक्त न बने, या हम वैज्ञानिक तरीके से और दुनिया के कदम ताल से आगे बढ़ते जाएं और हम जो आधुनिकता है उसको भी एडॉप्ट करें, लेकिन इसको हमको अपने जो भी हमारे मूल्य हैं उसके साथ हम आगे बढ़ें। इसमें तार्किकता, लॉजिकल के साथ हमको आगे बढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी इसका फील्ड है। उसके बाद फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली इम्पावर होने की जरूरत है। हम जानते हैं कि बिना इकोनॉमिकली, अगर हम पैसे में या हम हमारी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो और सारा एम्पावरमेंट बेकार है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी है और यह मेन ड्राइव है सबको चेंज करने के लिए, सोसाइटी को, वर्ल्ड अपना रूरल एरियाज को या फैमिली को या उसके जो भी चीज है उसमें फाइनेंशियल जो भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फाइनेंस के, बिना इकोनॉमिक स्थिति में सुधार किए हुए हम किसी भी पर्सन का, किसी भी सोसाइटी का हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सोशल और कल्चरल एम्पावरमेंट की भी बात आती है कि हमको सामाजिक रूप से भी जुड़ाव होना चाहिए। आज डिजिटल युग में, आधुनिक युग में लोग समाज से, परिवार से और रिश्तों से कटते जा रहे हैं। तो हम इतना आगे निकलने की होड़ में एक सबको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये इसमें थोड़ा सा हमको यहाँ पर सतर्क और चिंतित होने की जरूरत है कि हम सोशली रूप से अपने लोगों से कनेक्ट हों और इसके लिए कल्चरल एम्पावर भी जरूरी है कि हमारा जो संस्कृति है उसको हम कायम रखें, उसका हम वहन करें। इसके माध्यम से, कल्चर के माध्यम से ही पूरा सोसाइटी जुड़ा रहता है। और लास्ट में आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का यहाँ तो लीडरशिप का कंसेप्ट है ही, लेकिन इससे भी जरूरी है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति जाने। वह संविधान के द्वारा दिए गए उसके सुरक्षा कवच है, जो भी उसमें उसको सुरक्षा दिया गया है, जो भी उसमें आर्टिकल्स है उसके बारे में वो जाने, अपने हक के बारे में जाने, अपने राइट्स के बारे में जाने, कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके राइट्स पर हमला न करे, उसका शोषण न करे। इसीलिए पॉलिटिकल एम्पावर होने की जरूरत है। तो ये एम्पावरमेंट, यूथ को इन सारे एम्पावरमेंट्स में भी आगे आना होगा, इंडिविजुअल के साथ साथ टोटल। अब हम यहाँ थोड़ा एक डेटा और देखते हैं कि जो इंडिया में लगभग 50% जो हमारी आबादी है वह 25 वर्ष के नीचे है। अब आप समझिए कि लगभग 25 वर्ष के उम्र के लोग से 50% की जनसंख्या नीचे है और लगभग 65% आबादी जो है वह 35 वर्ष के नीचे है। तो हम समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में अभी इंडिया ही इस पॉपुलेशन का, जो यूथ पॉपुलेशन है, उसको लीड कर रहा है। और पूरे दुनिया में जहां यूरोप में फ्रांस हो या जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, ये सारे लोग इस बुढ़ापे की ओर उनकी आबादी बढ़ रही है। वहां पर कमाऊ जो वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, यूथ लेबर फोर्स है, वो घटता जा रहा है, जिससे हम उनके यहाँ देखते रहे जो वृद्धि दर में भी गिरावट है और वो लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। तो आज जो इंडिया है वह इस बेनिफिट पोजीशन में है कि वह पूरे वर्ल्ड को अपने यूथ की सप्लाई इकोनॉमिकली के रूप में कर सकता है। यहाँ पर 2020 तक अगर देखा जाए तो 2020 में भारत में जो औसत एज जो था वह 29 वर्ष था पूरे दुनिया में, जबकि चाइना का 37 वर्ष है और 48 वर्ष आपका जापान का है। तो देखिए यहाँ जापान का जो है वहां पर बूढ़े लोग अधिक हैं दुनिया में, और वहां पर जो है औसत उम्र है वह जो यूथ का है वह 48 है, और जबकि चीन में 37 है। इसके कंपेयर में हमारे देश में मात्र अभी 29 है। ये बहुत हम लोग बढ़त की स्थिति में है। 2030 तक और कह रहा है कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है वह 0.4 ही रहेगा इंडिया में। इसके अलावा चाइना जो है वह अनेक चैलेंजेस को फेस कर रहा है अपने वर्कफोर्स को लेकर।
जबकि हमारे देश में लगभग 600 मिलियन पीपुल जो हैं वो अभी करेंट टाइम में 18 से 35 ईयर के बीच में है। 18 से ऊपर और 35 के नीचे लगभग हमारे यहाँ 600 मिलियन लोग हैं। अब हम आते हैं कि देश, दुनिया या गवर्नमेंट जो है वह यूथ पर इतना फोकस क्यों करती है। तो बजट जो अभी 23-24 आया है उसमें सप्तऋषि का चर्चा किया गया है और इस सप्तऋषि में एक छठा पॉइंट है यूथ पावर, युवा शक्ति। ये बजट जो है इसमें युवा शक्ति पर भी फोकस किया गया है। तो यूथ पर फोकस करने का मेन कारण यही है कि यूथ जो होता है, जो आपका 15 से 35 का एज होता है, एज ग्रुप होता है, वो हाईली लर्निंग कैपेसिटी उसमें होती है। वह क्रिएटिव एंड शार्पली माइंड होता है, उसमें नए नए आइडिया उसके दिमाग में आते हैं और रचनात्मक शक्ति उसकी अधिक होती है। वह सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है, डायनेमिक होता है, वह गतिशील होता है। उसमें कहीं भी मूवमेंट के लिए, कुछ भी नया करने के लिए उसमें नवनेस की भावना उसमें सबसे ज्यादा होती है। हाई पोटेंशियल से वह लैस होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्टेमिना और विल पावर उसके पास होता है। बेस्ट फॉर वर्क फोर्स, और यह जो एज ग्रुप है वह वर्क फोर्स के लिए, श्रम बल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और यह सोशली एक्टिव रहता है। तो इन सारे कारणों के चलते कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जो है वह यूथ पर फोकस करती है और यूथ को लेकर प्लान बनाती है। यूथ के इन्हीं के माध्यम से, उसके इन्हीं गुणों के विशेषताओं के माध्यम से वो अपने देश को बदलने का, आगे ले जाने का प्लान या योजना बनाती है। अब हम देखते हैं कि इसके डायमेंशन भी अलग अलग हैं। यूथ इंपावरमेंट के डायमेंशन में हम देखते हैं कि यह साइकोलॉजिकल इंपावरमेंट की इसमें चर्चा की जाती है। एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन, कम्युनिटी, सामुदायिक रूप से भी इंपावरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल है, संगठनात्मक है, फाइनेंशियल है, सोशल और कल्चरल इंपावरमेंट की बात होती है। तो ये जो विभिन्न आयाम है यूथ को किसी एक क्षेत्र में ही अगर हम केवल साइकोलॉजिकल इंपावर करके छोड़ दें और बाकी को हम इग्नोर कर दें तो ये भी कंप्लीट उसका इंपावर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको अलग अलग फील्ड में जाके यूथ का जो भी जरूरत है, जो भी उसको नीड्स है या जो भी उसके प्रोग्रेस के लिए या देश के ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी चीज है, उसमें हमको अलग अलग फील्ड में जाना होगा। सामुदायिक इंपावरमेंट की बात होती है, हम सबको साथ लेके चलें, समुदाय के एक साथ हम मजबूती करें, कोई भी हमारे उसमें पीछे ना हो। ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक जो है वो भी इंपावरमेंट हो। एक कंपोनेंट को हम आगे करके और सबकी उपेक्षा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा अब देखें हम बेनिफिट्स ऑफ यूथ इंपावरमेंट। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, क्लियर है। तो बेनिफिट अब आता है कि यूथ इंपावरमेंट अगर होता है तो इससे क्या क्या यूथ को बेनिफिट्स होता है। तो यूथ को सबसे बड़ा बेनिफिट्स अगर सरकार इंपावर करती है तो वह क्या होता है, उसके सोशल जो स्किल्स हैं, उसके जो कौशल हैं, जो सामाजिक उसके जो गुण हैं, उसमें वृद्धि होती है, सुधार होता है। उसका जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, जो उसका ये सब बदल जाता है। एकेडमिक जो अकॉम्प्लिशमेंट है वो बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम उसका बढ़ जाता है और वह सेल्फ इफिशियंसी उसका जो है, जो इफिशियंसी का उसमें है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए यूथ पर सरकार फोकस करती है इंपावर के माध्यम से, ये सारे चेंजेस यूथ में लाकर और वह उसको एक ह्यूमन कैपिटल बनाती है। ये अगर सारे जो इम्प्रूवमेंट है या इंक्रीज है, ये सारे जो फैक्ट्स जब इस यूथ में आते हैं और इसको गवर्नमेंट करती है इसमें, तो ये जो इन्वेस्ट करती है अनेक पॉलिसीज के माध्यम से या अपने स्कीम्स के माध्यम से या अपने जो भी चीज है उसके माध्यम से जब वो करती है तो वह ह्यूमन कैपिटल का वह निर्माण जनरेशन का। अब हम अगर कहेंगे कि इंपावर जो होता है उसको हम कैसे जज करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि वह इंपावर हो रहा है, तो यहाँ पर नॉलेज उसका बढ़ जाता है। जब भी इंपावर की बात आती है तो यूथ का नॉलेज पहले की अपेक्षा बढ़ेगा। पर्सनल डेवलपमेंट होता है, उसका जो व्यक्तिगत होता है, निजी जो उसका जीवन है, उसमें उत्तरोत्तर सुधार देखने को मिलता है। वह पहले की अपेक्षा अधिक वह
कैपेसिटी उसमें आ जाती है। ट्रेनिंग और कोचिंग की उसमें जो प्रशिक्षण देकर और उसको निर्देशन करके उसका हम उसको और तराश कर एक हीरा बनाते हैं, पत्थर से हीरा बना देते हैं और उसको हम पहले के तुलना में अधिक उपयोगी यूजफुल बनाते हैं। सोशियो सिविक इन्वॉल्वमेंट उसका बढ़ जाता है। यहाँ पर जो सामाजिक स्तर पर या नागरिक स्तर पर जो भी उसके जो गुण है वह उसको एडॉप्ट करता है और इसमें उनकी सहभागिता उसकी बढ़ती है और साइको सोशल जो इंटरवेंशन है वो भी उसको हमको देखने को मिलता है। हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज जो है वह उसको अच्छा से यूज करता है और अपने जीवन में जैसे उसका जो लॉन्ग लाइफ होता है उसमें दिखने को मिलता है। उसका वह हेल्दी लाइफ में रहता है, मेडिकल ट्रीटमेंट को समय से लेता है, उसके प्रति वह जागरूक और सतर्क रहता है। अपने हेल्थ को लेकर, अपने सोसाइटी को लेकर वो हमेशा एक्टिव मूड में रहता है। स्किल डेवलपमेंट वह निरंतर अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करते जाता है जिससे वह अप टू डेट रहता है। अभी करंट टाइम में जो भी डिमांड है मार्केट का या देश दुनिया का उसके अकॉर्डिंग वह अपने स्किल को वह इम्प्रूव करते जाता है। अब हम देखते हैं कि नीड फॉर रूरल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप ये क्यों जरूरी है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जब हम रूरल यूथ में जब हम एम्पावर उसको करते हैं और वह उद्यमशीलता की ओर अगर मूव करता है तो इससे क्या होता है कि जो अभी सबसे बड़ी जो समस्या देश की या समाज की है बेरोजगारी है, तो वह एम्प्लॉयमेंट रोजगार को क्रिएट करता है, जनरेट करने लगता है। रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम बिटवीन रूरल और अर्बन इनकम। जैसे ही रूरल यूथ को एम्पावर करने का प्रयास किया जाता है या किया जाता है तो जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो असमानताएं हैं, शहरी क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप माना जाता है, महानगर बहुत ज्यादा डेवलप है, छोटे शहर उससे कम डेवलप है और गांव तो बिल्कुल डेवलप नहीं है, बहुत बहुत कम डेवलप है। तो ये जो असमानताएं हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इसमें कमी आती है, इस असमानता और विषमता में कमी आती है। प्रोमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इससे क्षेत्रीय जो विकास है वह संतुलित विकास, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होता है। अगर पटना का विकास हुआ तो आपका समस्तीपुर जिला का भी विकास होगा। आपका जो सबसे छोटा या पिछड़ा जिला है, मान लीजिए चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी, जो बहुत ही तरह तरह से प्रभावित जिले हैं, वो सबका समान क्षेत्रीय विकास, संतुलित विकास होना चाहिए। कोई क्षेत्र बहुत आगे ना हो जाए, कोई बहुत पीछे ना हो जाए। इसमें रूरल यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये जो है क्रिएटिविटी है या इसको प्रोटेक्ट भी होता है, सुरक्षा भी इसका मिलता है और इसको प्रोत्साहन भी मिलता है, इसको प्रमोट भी किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, रूरल यूथ को एम्पावर करके हम उसके जो रूरल एरियाज हैं वहां पर हम आर्थिक विकास की धारा बहा सकते हैं, गंगा बहा सकते हैं। अब आता है कि यह यूनियन कमीशन का एक पैमाना इसको कह सकते हैं कि उन्होंने बनाया है कि हम क्या मेजर कैसे करेंगे कि हमारा यूथ एम्पावर हुआ है और हमारा रूरल डेवलपमेंट हुआ है। यूथ अगर एम्पावर हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, तो इसको मेजर करने का जो भी एक पैमाना है, मापदंड है, पैरामीटर है, उसको संयुक्त राष्ट्र आयोग या यूएन कमीशन ने इसको विभिन्न बिंदुओं पर देखा है। आप इसको देख सकते हैं। उसमें ऑन रूरल यूथ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया इन द सर्विस सेक्टर विल जनरेट एडिशनल इनकम लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखिए सर्विस सेक्टर से जब रूरल एरियाज के जो यूथ हैं जब सर्विस सेक्टर से जुड़ने लगते हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका एडिशनल इनकम जनरेट होने लगता है, जुड़ने लगता है। हम जानते हैं कि हमारा ग्रामीण भारत कृषि प्रधान, हम तो एक कृषि प्रधान देश हैं और हमारी जो ग्रामीण आबादी है वह कृषि पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन कृषि के अलावा जब हम सर्विस सेक्टर की ओर वहाँ के रूरल यूथ को मोड़ देते हैं तो वह एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करने लगते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जब जनरेट होता है तो उनके परिवार की स्थिति,
उस समाज की स्थिति और उस राष्ट्र की स्थिति इंप्रूव होने लगती है और डेवलप होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज ऑफ यूथ बाय ऑर्गेनाइजिंग ए स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, उनको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर हम क्या करते हैं कि उनमें हम उद्यमशीलता का जो गुण है उसको हम विकसित कर सकते हैं इसी संगठन के माध्यम से। अगर हम उनको उद्यमी बना दें, जो भी हमारे युवा है, ग्रामीण युवा है, अगर उनमें उद्यमशीलता पनप रही है, उद्यमशीलता की भावना आ रही है, या वे लोग स्वरोजगार की ओर, उद्यमी बिजनेस की ओर या कमर्शियल साइड में बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है कि हमारा जो रूरल एरिया है वो डेवलप कर रहा है। इसके बाद इफेक्टिव प्लानिंग एट द माइक्रो लेवल, छोटे स्तर पर, छोटे छोटे, जैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह गांव में काम कर रहा है, इस तरह से छोटे छोटे स्तर पर हम एक प्लानिंग, जो प्रभावी प्लानिंग बनाना होगा कि हम कैसे इन युवा को अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए तैयार करें, उनके लिए काम करें। इसी के अतिरिक्त काम हमको देना होगा। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्लेस मोर emphasis on untouched areas in the service sector to involve youth। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न पैमाने हैं जो बताते हैं कि जब वहाँ के यूथ को, जब हम रूरल एरिया के यूथ को अगर हम मूव करते हैं किसी और जगह पर और उनको हम एजुकेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं और उनको हम फाइनेंशियल जो है उसको सब्सिडीज देकर या डेट देकर उनको हम आगे बढ़ाते हैं, तो इससे उस क्षेत्र का या रूरल एरिया का कायाकल्प हो जाएगा। सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग और स्किल के लिए उनको ट्रेन करना चाहिए। वहाँ के जो लोकल जो जरूरतें हैं, जो स्थानीय जो जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग उनको बिजनेस करने के लिए या कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए टेक्निकली और फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये सारे पैमाने इसमें यूएन में भी बताए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से, वही जो अभी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, कोई भी सरकार है, अपने यूथ को एम्पावर कैसे कर सकती है। तो यूथ को एम्पावर करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है क्वालिटी एजुकेशन। अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्वालिटी की कमी दिखती है और महसूस भी की जाती है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है कि बेरोजगारी जो है, विशेषकर शिक्षित बेरोजगारी, ये बढ़ती जा रही है। लोग बिजनेस की ओर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर कम मूव करते हैं, सभी लोग सरकारी जॉब के लिए उम्मीद लगाए बैठते हैं और इससे क्या होता है कि सरकार पर भी दबाव बढ़ता है और हमारा जो जीडीपी पर भी दबाव बढ़ता है। इसके अलावा सरकार तो सबको नौकरी दे नहीं सकती, अभी का तो करेंट टाइम में और दिक्कत बढ़ गया है। तो जो यह इंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है, ये हमको समाज में और अपने युवाओं के बीच लाना होगा। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, उसके बाद सबको ट्रेनिंग और स्किल बिल्ड किया जाए, सबको कोई न किसी न किसी चीज के लिए ट्रेनिंग दिया जाए और उनके स्किल को पहचान कर उनको स्किल का उनका स्किल बिल्डअप किया जाए। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, या इसमें इस बात को ध्यान रखा गया है, इसमें 6 क्लास से ही बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग लेना, कमर्शियल ट्रेनिंग या स्किल के लेना जरूरी कर दिया गया है कि आपको कोई ना कोई एक कमर्शियल या सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जो आज का सबसे जरूरी है, रोजगार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, शिक्षित बेरोजगारी हो, अशिक्षित बेरोजगारी हो, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम इस बेरोजगारी की समस्या से पूरा देश और समाज जूझ रहा है। सरकार को इसको फोकस करने की जरूरी है। हमारे जो यूथ हैं उनको रोजगार या स्वरोजगार के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की जरूरत है, विशेष तरह की नीति बनाने की जरूरत है। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट का भी जरूरत पड़ेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है
वो बहुत जरूरी है। अगर किसी कोई व्यक्ति जैसे कोई कार्य करना चाहता है तो उसको आसान से सिंगल विंडो के माध्यम से उसको कर्ज या पैसा मिलना चाहिए, और उसको जो भी वो बाधाएं हैं या प्रशासन की ओर से है या एनओसी को लेकर है, ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें सिक्योरिटी का भी भावना हो। अभी हम देखते हैं कि अपने समाज में या देश में ज्यादा तानाशाही है। उसके बाद से उसके बाद से कोई भी काम करने से पहले कमीशन है, भ्रष्टाचार है, घूस है, लाल फीताशाही है, रंगदारी है या लेवी है। ये सारा चीज भी ध्यान रखना होगा कि सिक्योरिटी हो, कि लोग कोई भी काम आजादी से स्वेच्छा से करने के लिए तत्पर है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना चाहिए। उसके बाद डेवलप सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, सामाजिक और आर्थिक दो तरह के हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। और ये जब किसी भी सोसाइटी में या कंट्री में जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जो ग्रोथ का जो हम इंजन माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ का सबसे बड़ा वाहक होता है। और ये जब होता है तो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलता है, उनके उद्यमशीलता को उड़ान मिलता है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ तो हम करते हैं, लेकिन यह ग्रोथ जो होना चाहिए यह इंक्लूसिव होना चाहिए, सब में होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। यह अंतिम पायदान के अंतिम स्तर के व्यक्ति तक यह हमारा ग्रोथ पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमको निरंतर फोकस करने की और कार्य करने की जरूरत है। रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ ऑल टाइप्स एंड लेवल्स। सभी स्तरों पर और सभी प्रकार के जो असमानताएं हमारे समाज में, हमारे गांवों में, विशेषकर गांवों में विद्यमान है, उसको हमको खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। समाज में अभी भी हम लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच में बंटे हुए हैं, अभी भी पुरुष महिला में बंटे हुए हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं, वैज्ञानिक सोच नहीं है। और ये तरह तरह का अभी भी शोषण समाज में या गाँव में देखने को मिलता है, जिससे हमारे यूथ बहुत परेशान रहते हैं और वे लोग गलत कार्यों में घूम जाते हैं, लग जाते हैं। इसीलिए इन असमानताओं को रिड्यूस करने की जरूरत है। आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर, क्लियर है आवाज। हाँ सर, आवाज क्लियर है। ग्रोथ का जो लोग भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से होता है। और किसी भी देश को डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और ये कैपिटल फॉर्मेशन सरकार के माध्यम से यूथ ही कर सकते हैं। यूथ को इसके लिए तैयार करना होगा। कैपिटल फॉर्मेशन में जो पूंजी निर्माण क्षमता है, इसको बढ़ाने का, इसके दर को बढ़ाने की जरूरत है। जिस समाज में, सोसाइटी में कैपिटल फॉर्मेशन अधिक होता है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास, इंडस्ट्री कैपिटल पर ही डिपेंड करती है, बिना कैपिटल का होगा नहीं। वो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जाए, इसके लिए हमको लोगों को जागरूक करना होगा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत है, लोगों को सुविधाएं और सहूलियत देने की जरूरत है। प्रत्येक गांव में बैंक के शाखा हो, एटीएम हो, बैंक शाखा में लोगों का अकाउंट हो, लोग अपने जो बचत है उसको अपने घर में न रखकर बैंकों में रखें और जरूरत के अनुसार पैसे का लेन देन करें। बैंक भी उनको अच्छा से उनके साथ बिहेव करे, वो समय पर उनको ऋण दे, किसानों को समय पर उनकी जरूरतों की पूर्ति करे, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार न करे या उनके साथ कोई असमानता का व्यवहार न करे। इस सबको देखने की जरूरत है। तो जैसे ही कैपिटल फॉर्मेशन होने लगेगा ग्रामीण क्षेत्रों में और यूथ का इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो हमारा ग्रामीण इलाका और यूथ तेजी से मतलब वो आगे बढ़ने लगेंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये तो कंसेप्ट संविधान में भी दिया गया है कि सभी को समानता का और अवसर का अधिकार है, अवसर की समानता सबको मिलती है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली उतारने की जरूरत है। अभी भी हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि महिलाओं को उनका उचित हक नहीं मिला है। महिलाएं बहुत अनपढ़ है गांव में,
उसके बाद उसमें भाग्यवादिता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो लैंगिक भेदभाव अलग है, अभी भी पुरुषों और महिलाओं में तुलनात्मक अंतर है, अभी भी जाति प्रथा में तुलनात्मक अंतर है। बहुत लोग बुरी प्रवृत्ति से भी जूझते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत आदतें इस समय विकसित हो जाती हैं, नशा पान है। ये सब चीज से हमको बचते हुए सबको आगे बढ़ने के लिए बिना भेदभाव का समान अवसर, अगर किसी भी में टैलेंट है तो टैलेंट छुपना नहीं चाहिए, वो टैलेंट बाहर आना चाहिए, दुनिया के सामने, समाज के सामने आना चाहिए और उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसका प्रयास पूरे समाज को और देश को, सरकार को करना होगा। इन्वेस्ट ह्यूमन कैपिटल एंड यूथ, सरकार को ह्यूमन कैपिटल में और यूथ में इन्वेस्ट करने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल और यूथ ये दो ऐसे ड्राइव हैं जो ग्रोथ को के वाहक होते हैं। कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता है जब तक वहाँ की सरकार ह्यूमन कैपिटल और यूथ में इन्वेस्ट ना करे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत बड़ा गेनर साबित होता है, बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है डेवलपमेंट को लेकर। प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, शहर के जैसा हमको गाँव में सुविधाएं बहाल करने के लिए, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की जरूरत है। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट गांव की ओर हमको बढ़ना होगा। स्मार्ट गांव जब बढ़ेगा तो इसके अनेक फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि गांव उजड़ कर जो शहरों में सिमट रहा है, शहरों में जो कैद हो रहा है, जो पलायन है, वहाँ का वर्क फोर्स का, वहाँ के जो संस्कृति का, वहाँ की जो सभ्यता का, वहाँ के जो कल्चर का, वहाँ के जो भाईचारा का, वो सब वहाँ पर स्थिर हो जाएगा और वह विलुप्त नहीं होगा। गांव के लोग ही शहर में आके रहने लगते हैं, गांव उजाड़ हो गया है, शमशान जैसा सुनसान इलाका बन जाता है, गांव पूरा खाली खाली वीरान जैसा दिखता है। सारे लोग शहर में सिमट रहे हैं, इसलिए कि शहर में सुविधाएं अधिक है, चाहे वो हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, जॉब हो, यहाँ पर या मनोरंजन की सुविधा हो। अगर यही सुविधा को एक पॉलिसी बनाकर अगर हम रूरल एरिया में, अपने देश के गाँव में लगभग 6 लाख से अधिक जो हमारे देश में गांव है, अगर हम एक मिडिल या लॉन्ग टाइम का एक प्लानिंग करके अपने गाँव को स्मार्ट बनाने पर फोकस करें, तो हमको लगता है कि जो पलायन रुकेगा, गाँव में लोग ठहरेंगे, तो ये असमानताएं भी दूर होगी, क्षेत्रीय विषमता भी दूर होगी और इसके अलावा लोगों को जब फैसिलिटी मिलेगी तो गांव निश्चित रूप से तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और ये सारा जो ऊपर 1 से 11 तक अभी हम लोग जितना भी चर्चा किए हैं, जो ये ड्राइव का, इसमें सबसे जो अंतिम ड्राइव बहुत बड़ा काम है कि सरकार की इच्छा शक्ति। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ही ऐसा एक ऐसा पार्टी है जो इन सबको ड्राइव कर सकती है, अपना बजट देकर, अपना इसके लिए वह तरह तरह से विश्व के दूसरे देशों से, डेवलप कंट्री से सहयोग लेकर, उनसे टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। तो सरकार की इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, ईमानदार सरकार, स्थिर सरकार और क्या बोलते हैं, काम करने वाली सरकार जब तक देश में, समाज में नहीं आएगी, जो बिना किसी भेदभाव के और दलगत भावना से ऊपर उठकर और समाज के लिए, लोगों के जीवन के लिए काम करे, तब तक ये सब आसमानी ख्याल हैं, सपने हैं और कुछ नहीं। तो सरकार की इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है कि वह यूथ में इन्वेस्ट करे, इंपावर करे, ग्रामीण इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों के यूथ को फोकस करके अपना पॉलिसी बनाए, अपना स्कीम्स बनाए। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है स्कीम्स बहुत चल रहा है। हम यहाँ पर कुछ स्कीम्स जो करंट टाइम में लाइमलाइट में है उसको हम फोकस किए हुए हैं। इसके अलावा बहुत तरह के स्कीम है जो केवल और केवल यूथ पर को टारगेट करके या यूथ पर फोकस किए हुए हैं। सबसे पहले आप स्टार्टअप इंडिया का नाम सुने होंगे, या अभी एकदम करंट सरकार का यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें युवाओं को कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडीज और सहयोग की राशि उपलब्ध कराती है, उनको तरह तरह की फैसिलिटी देती है। डिजिटल इंडिया मिशन भी अभी एकदम इसका चलन में है।
पूरे इकोनॉमी को डिजिटल करने के तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। ये ऑफिस को डिजिटल किया जा रहा है, पूरा वर्क पेपरलेस सिस्टम आ रहा है। तो ये डिजिटलाइजेशन है, यह युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा अवसर लेकर आया हुआ है। डिजिटलाइजेशन बढ़ने से हमारा बहुत चीज जीवन हमारा सरल होते जा रहा है। PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है, जो उत्पादन के लिए को प्रमोट करती है, जो निर्यात को प्रमोट करती है, यह सरकार ने इसको लाया है। और सरकार ने जब से PLI स्कीम लाई है तब से हम देखते हैं कि भारत का निर्यात दुनिया में बढ़ गया है, क्योंकि भारत सरकार निर्यातकों को PLI के माध्यम स्कीम के माध्यम से तरह तरह का प्रोत्साहन शुल्क राशि उनको उपलब्ध कराती है। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, यह भी यूथ को फोकस करके ही बनाया गया है कि लोगों को अधिक से अधिक जॉब मिले। विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर सामान का निर्माण करें, जैसे अभी राफेल है तो इंडिया में भी राफेल बनेगा, या रूस से जो आया 400 S-400 वो भी इंडिया में बनेगा। तो अभी सरकार जहां से भी जो बड़ी बड़ी डील कर रही है, अभी जो अमेरिका और फ्रांस से जो अभी सबसे बड़ा डील जो हुआ है टाटा का, इसमें भी अपने देश में ही उसका बहुत सा काम किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, इसमें जो बाहर की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी और पूंजी को लाकर हमारे देश में वह कार्य करेंगी। तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और उस जिस क्षेत्र में ये काम होगा वो क्षेत्र डेवलप करेगा। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन है, PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी ये सबको स्किलफुल करने के लिए स्किल कौशल विकास पर सरकार पूरा जोर दे रही है। ग्रामीण उद्यमी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको उद्यमी कैसे बनाया जाए, ऐसा भी इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है। स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री, एकदम छोटे स्तर पर जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको विकास करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। और इस तरह से अनेक योजनाएं यूथ को सेंटर में रखकर बनाई गई हैं, जिससे यूथ का डेवलपमेंट होगा, यूथ का एम्पावरमेंट होगा, और इससे पूरा सोसाइटी और रूरल एरिया और हमारा पूरा देश आगे बढ़ेगा। अब हम जो इसका टॉपिक का लास्ट है उसको हम देखेंगे कि इसमें है कि इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। जो रूरल यूथ एम्पावरमेंट अगर किया जाए तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसका इफेक्ट्स पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, प्रभाव जो है। तो सबसे अगर हम रूरल यूथ में इन्वेस्ट किया जाए, अगर उनको कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बना दिया जाए, तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जो हमारा आर्थिक विकास है यह बहुत तेजी से बूम करेगा, यह बहुत तेजी से उछाल करेगा, आगे बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये प्रोडक्टिव एज के जब इनको सारे लोग जो भी हमारा अभी लगभग 35 वर्ष के नीचे लगभग 65% आबादी है, अगर इसको हम ह्यूमन कैपिटल में बदल कर अगर हम इसको विदेश के दूसरे देशों को भी हम अपने क्या बोलते हैं कि लेबर को, जो कौशल वाले लेबर हैं, जो ट्रेंड लेबर हैं, उनको अगर हम दूसरे देश को निर्यात भी करते हैं, दूसरे देश में भी जाते हैं, तो वह हमारे देश में विदेशी मुद्रा जो भेजेंगे उससे भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो बूम करेगा, इंक्रीज GDP, हमारा देश का GDP बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये यूथ अपना कंट्रीब्यूशन GDP में देंगे, सोसाइटी में देंगे, प्रोडक्शन में देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वैल्यू एडेड होते चला जाएगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने पर या उनके अनुकूल योजनाएं बनाने पर जब उनको रोजगार मिलेगा, तो जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जो असमानता है, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, या जो अमीरी गरीबी की असमानताएं हैं, ये दूर होने लगेंगी। और इन बैकवर्ड इलाकों में, क्षेत्रों में जो गरीबी है वो कम होती चली जाएगी। Empowered our people, सोसाइटी एंड कंट्री, इससे क्या होगा, यूथ पर फोकस करके हम अपने लोगों को, अपने समाज को और देश को मजबूत कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया विल बी ग्रो एज ए इकोनॉमिक सुपर पावर। अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सुपर पावर की ओर भारत अग्रसर है। भारत अगर PPP के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड का तीसरा
देश है, और वहीं पर हम विनिमय दर के हिसाब से देखें तो यह विश्व का भी लगभग 5वां देश है। नहीं, इसने हाल फिलहाल में ही ब्रिटेन को पीछे के पछाड़ा हुआ है। तो ये जो सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का जो हमारा सपना है या हमारा जो ड्रीम है, तो इसको हम यूथ के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। हम अपने यूथ को साथ लेकर उनको हम अच्छा बनाकर, उनको हम पूरा कैपिटल मैन बनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इकोनॉमिक सुपर पावर में उभरेंगे। यूज लेबर फोर्स, स्किल एंड टैलेंट ऑफ यूथ इन ए नेशन बिल्डिंग एज ए डेवलप्ड कंट्री। हम अगर एक विकसित देश बनना चाहते हैं, जैसे हमारे सरकार का 2047 तक का लक्ष्य है कि हमको विकसित देश बनना है, उसमें हम अपने युवाओं के स्किल को पहचान कर, उनके टैलेंट को पहचान कर उनको तराशना होगा, निखारना होगा, और वर्क लेबर फोर्स में उनको शामिल करके, और तब हम उसको अपने देश के जो प्रोडक्शन है उसमें लाकर और उनके हम कैपेसिटी का सही उपयोग करके, अधिकतम मैक्सिमम उपयोग करके इसको बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये सब है रूरल यूथ एम्पावरमेंट का इम्पैक्ट है हमारे देश पर। ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विशाल है, और हम अपने यूथ को इग्नोर करके नहीं रह सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। तो बस यही था। अगर आप किसी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, हम लोग चाहेंगे कि ये PDF आप हम लोग को दे दें। हाँ, मैं दे देंगे, ऐसे मैडम को दे देते हैं। PPT हिंदी में होगा, क्योंकि जब नोट्स वो आंसर राइटिंग करती हूँ तो कुछ शब्द अच्छे कलेक्शन नहीं मिल पाते हैं। क्लास किए अभिलाषा तो वो समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में भी जाए ना। मैम मैं समझ गई, अपने से आंसर राइटिंग कर लेती हूँ, लेकिन कुछ जब आंसर राइटिंग करती हूँ तो एक प्रभावी वर्ड जो होते हैं ना, शब्द, वो कलेक्शन नहीं हो पाता है। हो जाएगा कि प्रैक्टिस की चीज है, धीरे धीरे जब आप ट्राई करते हैं। सर कुछ कह रहे हैं? बहुत चीज है, आप सब चीज को लेके आए, पैसा है, समझ सब है, बहुत दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत आवाज नहीं आ रही है सर। जो भी कुछ है ना, वो भी दिक्कत नहीं होगा, कोई कठिन दिक्कत वर्ड नहीं है इसमें, बहुत चीज है। आप लोग इसको नोट से भी बना सकते हैं या कहीं भी अच्छा काम करेगा आपको। ठीक है, अपनी बात ये हम लोग को प्रोवाइड करवा दीजिएगा। हाँ, PPT मिल जाएगा, सर से रिक्वेस्ट करेंगे, वो दे देंगे। सर क्लास बहुत ही अच्छा था। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, हम आए रूम पर, हमारे यहाँ NDRF का ट्रेनिंग चल रहा है 11 बजे। हम वहाँ अच्छा। और जी जी जी। अच्छा, हाँ, लेकिन क्लास बहुत अच्छा हुआ सर, क्लास में बहुत अच्छी आवाज थी, और नेटवर्क की कमी से कभी कभी कट जा रही थी आवाज, लेकिन बहुत ही अच्छा सर आपने क्लास लिया, बहुत अच्छे से PPT के माध्यम से बच्चों को भी समझ में आया, हमें भी समझ में आया। हमारे कॉलेज के बहुत सारे सर प्रोफेसर भी जुड़े हुए हैं, विकास जी हैं, मनोज सर हैं, अमरिंदर सर हैं, ये लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, और जो हमारा जो लेक्चर सीरीज है सर, वो सभी विषयों के लिए यूजफुल है जी। सर की आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, और हमको लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत है तो हम लोग अगले क्लास में उसको दूर करेंगे, और सर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे भी इसी तरह से इस तरह का कोई टॉपिक जो बच्चों के माध्यम से भी हम तक पहुंचे, या टीचर्स के माध्यम से भी, तो सर प्लीज उसमें सहयोग करें। और आगे बढ़ करके जो सर आपने इतने अच्छे से क्लास लिया है, आपने विजय सर का ये क्लास उस दिन हमारा हुआ था, बहुत ही बढ़िया हुआ था, और आपका भी सर बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, इतना सहयोग कर रहे हैं सर आप लोग। मौका दिया, और हम लोग जो लोग बिखरे हुए हैं एक मंच पर लाकर मिला देते हैं। जी 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 रहते हैं, इसके लिए आपको भी थैंक यू सर, थैंक यू। हुआ है सबको
मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। हम अब नहीं थैंक यू देख सर, पाए। थैंक यू थैंक यू सर, सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी लोगों से आग्रह है कि अपना जो भी है वो ग्रुप उसमें और भी शेयर करें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे लाभान्वित हो सकें। जो बच्चे कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, दूर हैं, दूर से भी इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और उनके द्वारा जो भी लेक्चर सीरीज दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, उससे वो लाभान्वित हो सके। तो आप सभी लोग बच्चों को कांटेक्ट में और ज्यादा लाएं। हम लोग भी प्रयासरत हैं और बच्चों को इसमें इंक्लूड करें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अगला क्लास हम लोगों का 3 तारीख को होगा। 2 को हमने रखा था, लेकिन 2 को नेट और पीजी ये इसका पीएचडी पीटी का एग्जाम है, इस वजह से उसको कैंसिल करके 3 तारीख को है। लिंक और जो शेड्यूल है वो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। तो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमरिंदर सर, मनोज सर, दीन बंधु सर, कहाँ है आप? दीन बंधु सर है? लगता है कि कहीं निकल लिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर।